गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रोटीन्स की संरचना के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक बहुलक में एककों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति किस प्रकार होती है। किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन है ना, प्रोटीन से बना है पेप्टाइड, और बॉन्ड जो है वो इसमें जो एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH समूह होता है, और अगला अमीनो अम्ल का NH2 होता है। कल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस प्रकार समूह होता है एक प्रोटीन में या अमीनो अम्ल में। उसका एक सिरा जो है वो NH2 वाला होता है, अमीनो अम्ल वाला होता है, और दूसरा सिरा जो है वो कार्बोक्सिलिक समूह वाला होता है। इनके बीच में अभिक्रिया होता है, जिसके फलस्वरूप जल का एक अणु निकल जाता है। एक हाइड्रोजन जो है वो COH समूह का, और एक OH समूह लास्ट का। जैसे कि यहाँ पर ये COOH है प्लस NH2। तो यहाँ का OH, ये वाला जो है वो OH, और अमीनो समूह का एक H, ये इस प्रकार जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, जल का एक अणु, ये यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है वो CONH जो है आपस में बॉन्ड बना लेंगे, है ना। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ठीक है। इस क्रिया को, जल का अणु एक निकल रहा है, जल की हानि हो रही है, तो इसे निर्जलीकरण कहते हैं। एक पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड संभवतः ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। जो शर्कराएं होती हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, वो आपस में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला बनाकर पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। उनके बीच में भी इस प्रकार का बॉन्ड होता है, और उसमें भी एक जल का अणु जो है वो निकलता है। तो शर्करा के बीच में बनने वाला बॉन्ड जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाता है। यहाँ भी जल का निर्जलीकरण हो रहा है, जल का एक अणु जो है वो मुक्त हो रहा है। ये बंध पास के दो अमीनोसेक्राइड्स के दो कार्बन परमाणु के बीच में बनता है। न्यूक्लिक अम्ल में एक न्यूक्लियोटाइड का एक शर्करा 3' कार्बन अनुवर्ती न्यूक्लियोटाइड्स के शर्करा 5' कार्बन के फास्फेट समूह के द्वारा जुड़ता है। अगर हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, DNA और RNA की बात करें, तो जब इसका निर्माण होता है तो एक शर्करा का 3' शर्करा की संरचना आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, और दूसरी शर्करा का 5' कार्बन से फास्फेट समूह द्वारा जुड़ जाता है। शर्करा के फास्फेट व हाइड्रोक्सिल समूह के बीच का जो बॉन्ड होता है वो एक एस्टर बॉन्ड होता है। एस्टर बंध दोनों तरफ से मिलता है, इसलिए इसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। दो एस्टर जो है वो के बीच में बंध बन रहा है ना, दोनों तरफ एस्टर ही बंध होता है, इसलिए इसको फास्फोडाइएस्टर बंध कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में विभिन्न प्रकार की द्वितीयक संरचना मिलती है, जैसे कि वाटसन और क्रिक का जो मॉडल है, DNA का मॉडल है, ये द्वितीयक संरचना को ही प्रदर्शित करता है। इस नमूने से स्पष्ट है कि DNA जो है वो एक दोहरी कुंडली के रूप में मिलता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की दोनों लड़ियां प्रति समांतर हैं, जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जाती हैं। इनका मुख्य भाग शर्करा फास्फेट शर्करा श्रृंखला से बना होता है। नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए मुख्य भाग पर लगभग लंबवत प्रक्षेपित होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, है ना। इसका जो थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये जो है वो शर्करा और फास्फेट से जुड़ा हुआ है। DNA का दोहरी कुंडली यहाँ पर बना है। इसमें एक लड़ी का क्षार एडेनिन और ग्वानिन आपस में अनिवार्यतः दूसरी लड़ी के क्रमशः थाइमिन और साइटोसिन से क्षार युग्म बनाते हैं। एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाते हैं, और इनके बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। प्रत्येक श्रृंखला जो है वो ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, और जो एडेनिन और थाइमिन का जो डंडा है वो शर्करा और फास्फेट
पर एक जैसे सीढ़ी के डंडे के समान काम करता है, तो ये ट्विस्ट हो जाता है तो घुमावदार सीढ़ी जैसे ये प्रतीत होता है। सीढ़ी का प्रत्येक पद क्षार युग्म का बना होता है, अभी हमने पढ़े प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षार होता है, और दूसरे पद से ये 360 कोण पर घुमा हुआ रहता है। कुंडलित श्रृंखला का एक पूर्ण घुमाव में 10 पद या 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। इस तरह डीएनए का अगर हम रेखा चित्र बनाने की कोशिश करें तो एक पूर्ण घुमाव की लंबाई जो है वो 34 अंगस्ट्राम होता है, जबकि 2 क्षार युग्म के बीच की दूरी जो है 3.4 अंगस्ट्राम होता है। इस प्रकार ये विशेषता युक्त डीएनए बी डीएनए कहलाता है। और आगे की कक्षाओं में हम और इसको अधिक डिटेल में पढ़ेंगे। इनका नामांकन संरचनात्मक विशेषता के आधार पर अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर पर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, डीएनए की ये दोहरी कुंडली है ना, तो ये जो है वो शर्करा और फास्फेट से मिलकर बना होता है। इनके बीच में प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारक इस प्रकार होता है। प्रत्येक कुंडल का घुमाव यहाँ से यहाँ तक जो है वो 34 अंगस्ट्राम का होता है, जबकि एक जो ये डंडा है इसका, जो कि प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारक से मिलकर बना है, अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन होगा, अगर यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन होगा, है ना। तो ये जो है वो इन दोनों के बीच की दूरी 3.4 अंगस्ट्राम की होती है। और ये जो दूरी होती है एक बेस पेयर से दूसरे पेयर, डंडा के बीच की दूरी जो है वो 24 अंगस्ट्राम की होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 34 अंगस्ट्राम, और इन दोनों के बीच की दूरी 3.4 अंगस्ट्राम, इस प्रकार, ठीक है। और एक जो इसका घुमाव है, कुंडलन है, उसमें 10 प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारक का डंडा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है शरीर अवयवों की गतिक अवस्था, उपापचय की संकल्पना। हम लोगों ने अब तक जो भी स्टडी किया उसके अनुसार जीव, चाहे वो साधारण जीवाणु कोशिका हो, प्रोटोजोआ हो, पौधा हो या प्राणी हो, सभी कार्बनिक यौगिकों से ही मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब इनका जो बायो मॉलिक्यूल्स होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिनमें अधिकांश जो है वो कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। कार्बनिक यौगिक आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, वे यौगिक जिनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। ये यौगिक या जैव अणु एक निश्चित सांद्रता में जीव के कोशिका के अंदर पाया जाता है। इनको मोल्स प्रति कोशिका या मोल्स प्रति लीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर विभिन्न वैज्ञानिकों के स्टडी के द्वारा जो जानकारी मिली है उनके अनुसार जैव अणु में हेरफेर होते रहता है। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि लगातार दूसरे नए जैव अणुओं में परिवर्तन होते रहते और दूसरे जैव अणु मिलकर नए अणुओं का निर्माण करते रहते हैं। एक कोशिका में कभी भी बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो सेचुरेटेड नहीं होता है। ये कार्य के अनुसार और समय के अनुसार परिवर्तित होते रहता है, इनमें फेरबदल होते रहता है। जीवधारियों में यह निर्माण और विखंडन की क्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लगातार होते रहता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, मेटाबॉलिक क्रिया, उपापचय क्रिया, मतलब अपचय और उपचय, निर्माणात्मक और विनाशात्मक। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो एक निर्माणात्मक क्रिया होती है, जबकि इसी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने हुए भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके एटीपी ऊर्जा का निर्माण करना, यानी भोजन के अणुओं को तोड़ना रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, ये जो है वो विखंडन या विनाशात्मक क्रिया कहलाती है। इन सभी रासायनिक क्रियाओं को एक साथ हम उपापचय कहते हैं। सभी उपापचयी अभिक्रियाओं द्वारा जैव अणुओं का संश्लेषण होते रहता है। और कुछ उपापचयी रूपांतरण के उदाहरण जैसे अमीनो अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के बाद अमीनो अम्ल का एमीन में बदलना, न्यूक्लियोटाइड क्षार से अमीनो समूह का अलग होना, डाइसैकराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बंध का जल अपघटन, ये सब एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। सिंपली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया, उसमें बने हुए भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। इस प्रकार 10 से हजारों उदाहरणों की सूची आप बना सकते हैं। अधिकांशतः इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं अकेले नहीं होती है, बल्कि सदैव दूसरी अन्य अभिक्रियाओं से भी जुड़ी रहती है। जैसे भोजन का पाचन में हम जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं वो जटिल अणु के रूप में होता है, उनको सरल अणुओं में कन्वर्ट करना, फिर उससे जटिल अणुओं का निर्माण करना हमारे बॉडी के अंदर चलते रहता है। तो इस प्रकार आपस में जुड़ी हुई रासायनिक अभिक्रियाओं की जो श्रृंखला होती है उसे उपापचयी पथ या मेटाबॉलिक पाथ कहा जाता है। ये उपापचयी पथ शहर की कार मोटर यातायात व्यवस्था ही जैसी होती है। ये पथ या तो रेखीय होती है या वृत्ताकार होते हैं।
ये पथ एक दूसरे से आड़े तिरछे यातायात के संगम जैसे दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रेब्स चक्र जो है, कुछ इसमें से अभिक्रियाएं जो है वो रैखिक होती है और कुछ अभिक्रियाएं जो है वो वृत्ताकार पथ में होती है, और ये कंटिन्यू चलते रहता है बॉडी के अंदर। उपपचयज यातायात के कार मोटर सदृश एक निश्चित वेग और दिशा में उपपचयी पथ से होकर गमन करते रहते हैं। ये उपपचयज बहाव शरीर के घटकों की गतिक अवस्था कहलाती है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपस में जुड़ा हुआ यह उपपचयी यातायात जो है वो निर्बाध गति से कंटिन्यू बिना रुके, है ना, बिना किसी दुर्घटना के स्वस्थ अवस्था को बनाए रखने के लिए ये सब होते रहता है बॉडी के अंदर। इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस की दूसरी विशेषता यह है कि इनकी प्रत्येक रासायनिक क्रिया उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। जीव तंत्र में कोई भी उपपचयी रूपांतरण बिना उत्प्रेरक के संपन्न नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घुलना भी एक भौतिक क्रिया है, लेकिन जीव तंत्र में ये एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, तो उत्प्रेरित अभिक्रिया हो जाती है। उत्प्रेरक जो किसी मेटाबॉलिक रूपांतरण की गति को बढ़ाते हैं वो भी प्रोटीन ही होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो उत्प्रेरक होते हैं वो प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन के ही होते हैं। ये प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरक की क्षमता होती है उनको एंजाइम्स कहा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम जीव का उपपचयी आधार पढ़ेंगे।